हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसपीसी सेंटर। दिस इज प्रशांत कुमार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए करेंट अफेयर सेक्शन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले करेंट अफेयर सेक्शन के अंतर्गत आईआर और नेशनल करेंट अफेयर में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है उसे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स कौन कौन से हैं इस बार के लिए कवर करने हैं उसे मैं आपको बताऊंगा। और उसके बाद विजन आईएएस मेंस 365 जो आईआर की मैगजीन आती है उसमें से कौन कौन से टॉपिक आपको कवर करनी है 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए, तो इन दोनों सेक्शन को आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए इंटरनेशनल यानी कि नेशनल और इंटरनेशनल इन दोनों करंट अफेयर से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक्स आपको कवर करने होंगे। फिलहाल अभी कुछ टॉपिक को डिस्कस करूंगा। आप लोग इनिशियल फेज में इतने टॉपिक को धीरे धीरे एक एक टॉपिक को डेली करके कंप्लीट करते चलें, क्योंकि करंट अफेयर देखेंगे सेक्शन एक काफी हॉलिस्टिक सेक्शन होता है, इसको काफी विस्तृत तरीके से आपको कवर करना पड़ेगा। तो अभी आप इनिशियल फेज में इतने टॉपिक को कंप्लीट करें, कुछ दिनों के बाद मैं और भी आपके साथ टॉपिक को बताऊंगा जिसे आपको कंप्लीट करने होंगे 17वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए। ठीक है, तो जब आप आईआर की शुरुआत करें तो आईआर की शुरुआत में सबसे पहले आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को भी कवर करने पड़ेंगे। कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो प्रति साल हर वर्ष मतलब खबरों में रहते हैं, और कुछ ऐसे करंट इंटरनेशनल टॉपिक्स इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो भारत की विदेश नीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन टॉपिक को सबसे पहले कवर करना होगा। जैसे ब्रिक्स समिट, ब्रिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के लिए, तो ब्रिक्स को आपको कवर करना है। हाल ही में ब्रिक्स समिट रसिया के कजान शहर में आयोजित की गई थी। तो ब्रिक्स समिट और ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के रूप में आप लोग कवर करें। ब्रिक्स का हाल ही में विस्तार किया गया है, तो ब्रिक्स के विस्तार के पश्चात ब्रिक्स का जो विस्तार किया गया वह भारत के लिए कितना फायदेमंद है, ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए कितना फायदेमंद है, और किस प्रकार से पश्चिमी देशों को ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन चुनौती देने का क्षमता रखता है, चुनौती देने की इसके पास कैपेबिलिटी है, उससे आपको कवर करनी है। ठीक है, मैं मॉडल आंसर भी धीरे धीरे करके डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी हमारी कोशिश है कि एक बार ब्रीफ संक्षिप्त रूप में सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स को आपको बता दिया जाए, ताकि आपके माइंड में काम करता रहे कितने टॉपिक हमको मेंस के लिए कवर करने हैं। तो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन को आपको कवर करना है। इसके बाद G20 काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। G20 विकासशील देशों का संगठन है, तो G20 आप लोग कंप्लीट कर लें। आसियान भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इस बार जब आसियान में भारतीय प्रधानमंत्री ने हिस्सा लिया तो 10 सूत्रीय एजेंडा भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ पर पेश किया गया था। तो ये जो 10 सूत्रीय एजेंडा क्या है इसे भी आप लोग याद कर लें। हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स में पूछ ले कि हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा आसियान सम्मेलन में जिन 10 सूत्रीय एजेंडा को पेश किया गया उसका संक्षिप्त वर्णन करें, उस पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। शॉर्ट नोट्स में पूछा जा सकता है। तो आसियान सम्मेलन और भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा पेश किया गया 10 सूत्रीय एजेंडा। ठीक है, सार्क ऑर्गेनाइजेशन देखिए कई वर्षों से सार्क ऑर्गेनाइजेशन जो है एक निष्क्रिय संस्था बन चुकी है। ठीक है, लेकिन जब बांग्लादेश में आप देखेंगे कि बांग्लादेश में अभी जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, तो बांग्लादेश के जो अभी अंतरिम प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा यह राय व्यक्त किया गया है कि सार्क ऑर्गेनाइजेशन को फिर से विकसित करने की आवश्यकता है और उस पर हमें जोर देने की जरूरत है। यानी कि सार्क ऑर्गेनाइजेशन के पुनर्गठन की वकालत बांग्लादेश के द्वारा की गई है, तो इसीलिए सार्क ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन कौन से मुद्दे सार्क ऑर्गेनाइजेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के सारे पड़ोसी देश सार्क ऑर्गेनाइजेशन में शामिल है, पाकिस्तान भी इसमें शामिल है। भारत का पड़ोसी देशों के साथ एक बिम्स्टेक ऑर्गेनाइजेशन भी है, लेकिन बिम्स्टेक में पाकिस्तान शामिल नहीं है, लेकिन सार्क में पाकिस्तान भी शामिल है। ठीक है, तो सार्क ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से मुद्दे जो हैं विभिन्न देशों के बीच विवाद के मुद्दे हैं, सार्क ऑर्गेनाइजेशन में सहयोग के क्षेत्र कौन कौन से हैं, भविष्य में इसको किस प्रकार से पुनर्गठित किया जा सकता है, इन सभी मुद्दे पर आपको चर्चा करनी होगी। नाटो इसीलिए भी महत्वपूर्ण है। देखिए अभी तक बीपीएससी मेंस में नाटो जैसे ऑर्गेनाइजेशन जिसका भारत से कोई डायरेक्टली संबंध नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन का कोई टॉपिक तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रूप से संबंधित होता है, लेकिन चूंकि नाटो जो ऑर्गेनाइजेशन है वह पश्चिमी देशों का एक गुट है, सैन्य गठबंधन है, और इसमें भारत की डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन चूंकि 75 साल नाटो ऑर्गेनाइजेशन के पूरे हो चुके हैं, 1949 ईस्वी में नाटो की स्थापना की गई थी, और इसने स्थापना के 75 साल पूरे कर लिए हैं। तो एक इसका ओवरव्यू, क्या अभी तक उसकी क्या सफलता रही है,
उसके कारण किस प्रकार से विश्व में शांति स्थापित करने में सहायता मिली है, ऐसे जो टॉपिक है उसको आपको कवर कर लेना पड़ेगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आप सभी जानते हैं कि पिछले कई वर्षों से भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता की दावेदारी पेश कर रहा है। कई सारे देशों के द्वारा, महाशक्तियों के द्वारा, रशिया के द्वारा, अमेरिका के द्वारा भी यूएनएससी में भारत के अस्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया गया है, लेकिन चाइना जैसे कुछ देश इसके विरोध में हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यूएनएससी भारत को क्यों अस्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए, पक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं, विपक्ष में क्या तर्क दिए जा सकते हैं, और इससे वैश्विक परिदृश्य में क्या बदलाव देखने को मिलेंगे, इसमें सुधार के क्या क्या पहलू हो सकते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है। इसका मॉडल आंसर मेरे ख्याल से यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। आप लोग प्रीवियस वीडियोज़ में जाएंगे या फिर प्लेलिस्ट सेपरेट सारे सेक्शन का बना हुआ है, वहाँ पर आप जाइए, कुछ मॉडल आंसर वहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, उससे देखिए। बाकी कुछ मॉडल आंसर जो है वो आने वाले समय में मैं आपके साथ धीरे धीरे सारे सेक्शन को डिस्कस करूंगा। तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन का था। अब आइए भारत और अन्य देशों के साथ, क्योंकि आप देखिए चाइना के साथ आप देखेंगे तो कई वर्षों से चाइना के साथ लगभग बातचीत की जो प्रक्रिया है वो बंद हो चुकी थी और सीमा विवाद काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले भारत और चाइना के बीच फिर से वार्ता की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है और सैन्य विवाद जो डोकलाम इशू को लेकर विद्यमान था तो उसको दूर करने का प्रयास किया गया है। तो इंडिया चाइना रिलेशन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एक समग्र रूप में हमने लिख दिया, क्योंकि छोटे छोटे देशों के साथ, जब आप नेपाल के साथ, भूटान के साथ, पाकिस्तान के साथ अगर आप फॉरेन पॉलिसी को कंप्लीट करेंगे तो काफ़ी पेचीदा हो जाएगा और उतना पूछता भी नहीं है बीपीएससी। ओवरऑल अगर आप भारत पड़ोसी देशों के साथ संबंध टॉपिक को कंप्लीट कर लेते हैं तो स्वाभाविक है कि पड़ोसी देश के जितने देश आएंगे वे सभी इसके हिस्से होंगे और यह टॉपिक आपका होलिस्टिक रूप में कंप्लीट हो जाएगा। तो भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध आप लोग कंप्लीट करें, किस प्रकार से भारत के पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध है, बांग्लादेश के साथ कौन कौन से हमारे सहयोग के मुद्दे हैं, बांग्लादेश के साथ विवाद के कौन कौन से मुद्दे हैं, इसी प्रकार से पाकिस्तान के साथ, इसी प्रकार से नेपाल के साथ, इसी प्रकार से म्यांमार के साथ। तो ये सारे जो टॉपिक हैं, देश हैं, उनका एक संक्षिप्त रूप में आप लोग शॉर्ट नोट्स को तैयार कर ले, वही हो जाएगा भारत का पड़ोसी देशों के साथ संबंध। और कोई भी देश महाशक्ति तभी बन सकता है, सुपर पावर तभी बन सकता है कोई भी देश, जब तक उसका पड़ोसी देशों के साथ मधुर संबंध ना हो। तो स्वाभाविक है कि भारत का पड़ोसी देशों के साथ भी मधुर संबंध है। भारत ने अपनी विदेश नीति में नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी को प्राथमिकता दी है, यानी कि नेबरहुड फर्स्ट यानी कि पड़ोसी देशों को प्राथमिकता दी है। ठीक है, तो नेबरहुड कंट्री के साथ रिलेशन आप कंप्लीट कर लेंगे तो भारत का जो पड़ोसी देशों के साथ रिलेशन है अलग अलग आपको कंप्लीट नहीं करना पड़ेगा। एक इंडिया का यूएई रिलेशन आप लोग देख लेंगे, वो इसीलिए क्योंकि अरब देशों में आप देखेंगे तो भारत जो है, भारतीय प्रधानमंत्री के सबसे ज़्यादा जो दौरे हैं वह यूएई में हो रहा है। ठीक है, और यूएई के साथ काफ़ी ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है रिलेशन को सुधारने को लेकर। ठीक है, तो यूएई को देख लेंगे। एक यहाँ पे जो छूट गया है वह रसिया, इंडिया रसिया। ठीक है, रसिया को आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, इंडिया रशिया एंड अमेरिका, यानी कि इसे आप तीन आयाम में, इंडिया, रसिया एंड अमेरिका। ठीक है, तीनों देशों के बीच जो संबंध है उसे भी आप लोग कंप्लीट कर लेंगे, यहाँ पे नोट कर लेंगे, हमसे छूट गया टॉपिक। ठीक है, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, यानी कि भारत अपनी विदेश नीति के निर्धारण में सॉफ्ट डिप्लोमेसी किस प्रकार से भूमिका निभा रहा है। सॉफ्ट डिप्लोमेसी के अंतर्गत क्या क्या आ सकते हैं, जैसे कि योगा के जरिए किस प्रकार से भारत विभिन्न देशों के साथ संबंध को बेहतर कर रहा है। प्रवासियों की भूमिका आप देखते होंगे ना, जहां कहीं भी भारतीय प्रधानमंत्री की रैली होती है वहां प्रवासियों के साथ उनकी मीटिंग, प्रवासियों के साथ रैली उनकी अवश्य होती है। जो भी भारतीय प्रधानमंत्री की जिस किसी भी देश में दौरा होती है वहां पे। ठीक है, तो प्रवासी जो लोग हैं वह सॉफ्ट डिप्लोमेसी के एक महत्वपूर्ण पहलू है। खेल, ठीक है, जैसे विभिन्न देशों के साथ क्रिकेट को बढ़ावा दिया जाना, ऑस्ट्रेलिया के साथ हो या फिर पाकिस्तान के साथ हो। ठीक है, तो खेल भी एक काफ़ी महत्वपूर्ण सॉफ्ट डिप्लोमेसी का पहलू होता है। तो ऐसे कई सारे महत्वपूर्ण पहलू है, संगीत हो गया या फिर फिल्म को बढ़ावा देकर हो गया। ठीक है, तो ऐसे पहलू जो होते हैं सॉफ्ट डिप्लोमेसी के अंतर्गत आते हैं और सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए भारत उन देशों तक भी अपनी पहुंच बनाने की कोशिश कर रहा है जिसका लंबे समय से भारत के साथ विवाद विद्यमान रहा हो और लंबे समय के साथ एक्टिव जो है वह डिप्लोमेसी नहीं देखने को मिली है। ठीक है, तो यह काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है।
भारत की बदलती हुई विदेश नीति, चेंजिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी, किस प्रकार से 2014 के बाद भारत की विदेश नीति में बदलाव देखने को मिला है। पहले विदेश नीति आदर्शवादी विदेश नीति थी, 2014 के बाद की विदेश नीति यथार्थवादी विदेश नीति हो गई है। ठीक है, क्विक डिसीजन की क्षमता जो है, जोखिम लेने की क्षमता भारत में काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। कई सारे विदेशी जो ऑपरेशन है वो सफल ऑपरेशन भारत ने किए हैं, चाहे वह यमन का हो, सूडान का हो, अफगानिस्तान का हो, कई सारे देशों में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद रशिया यूक्रेन से भारतीय छात्रों को वापस लाना हो। ठीक है, भारतीय छात्रों को वापस लाने के साथ साथ दूसरे देशों के छात्रों को भी मदद करने की बात हो, तो इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखने को मिले हैं। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, इंडिया पैसिफिक रीजन, हमने कई मॉडल आंसर डिस्कस किया होगा भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र को लेकर। ठीक है, भारत हमेशा से देखेंगे लंबे समय से एक स्वतंत्र नौवहन व्यवस्था की वकालत करता रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन आप देखेंगे कि चाइना के द्वारा, अमेरिका के द्वारा वहाँ पर दोहन किया जाता रहा है, लेकिन भारत लंबे समय से उसकी स्वतंत्रता का समर्थक रहा है। ठीक है, तो इंडो पैसिफिक रीजन, भारत का क्या रोल है, हिंद प्रशांत क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स का किस प्रकार से केंद्र बना हुआ है, किस प्रकार से इंजन ऑफ वर्ल्ड डेवलपमेंट यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास का, वर्ल्ड इकोनॉमी के विकास का धुरी जो है इंडिया पैसिफिक रीजन किस प्रकार से बना हुआ है, भारत के लिए क्या इसका महत्व है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ने से भारत को क्या नुकसान है, इन सभी पहलू का आपको कंप्लीट करना होगा। मालदीव टॉपिक भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देखेंगे कि मालदीव के साथ हमारे रिलेशन पिछले कुछ दिनों में गड़बड़ हो गए थे। ठीक है, यानी कि मालदीव के साथ रिलेशन काफ़ी अच्छे नहीं थे, लेकिन एक बार फिर से दोनों के बीच संबंधों में सुधार देखने को मिल रहा है। ठीक है, और मालदीव जब आप कंप्लीट करेंगे तो मालदीव के साथ साथ टूरिज्म सेक्शन भी इसमें ऐड कर लेंगे कि पर्यटन क्षेत्र के कारण भारत और मालदीव के बीच संबंध किस प्रकार के बदलाव संबंधों में देखने को मिले हैं, चूंकि मालदीव के साथ हमारा जो रिलेशन है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है पर्यटन। ठीक है, भारतीय प्रधानमंत्री का जब केरल दौरा हुआ था और वहां पर उन्होंने लक्षद्वीप, और वहाँ पर उन्होंने जब लक्षद्वीप टापू के विकास करने की बात की थी टूरिज्म के ख्याल से, तो उसी समय मालदीव के कई सारे मंत्री थे, उनके द्वारा बेवजह से एक हास्यास्पद टिप्पणी की गई थी और उसके बाद से मालदीव के साथ हमारे संबंध बिगड़ चुके थे। तो इसका मेन सेंटर पॉइंट जो था वह पर्यटन क्षेत्र था, और अभी भी दोनों के बीच रिलेशन का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु ही पर्यटन है। तो दोनों के बीच संबंध में किस प्रकार से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इसे आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। रशिया यूक्रेन वॉर और वेस्ट एशिया इसीलिए क्योंकि इसमें इजराइल फिलिस्तीन का मुद्दा ऑटोमेटिक शामिल हो जाएगा, और किस प्रकार से इजराइल फिलिस्तीन विवाद के कारण पश्चिमी एशिया में अशांति का वातावरण बना हुआ है, और उसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, भारत पर क्या प्रभाव देखने को मिल रहा है, यह इसमें समाहित होगा। रशिया यूक्रेन वार लंबे समय से चला आ रहा है, तो इसे भी आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, इतने टॉपिक आप लोग कंप्लीट करें। कंप्लीट करने का मतलब ये नहीं कि ये सारे वहाँ पे पूछे ही जाएंगे, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आईआर को लेकर आपका जो कंसेप्ट होगा वह बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे इसमें जो महत्वपूर्ण है, स्टार्टिंग आप यहां से कर सकते हैं, चेंजिंग नेचर ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी, यहां से आप स्टार्ट करिए और एक एक करके सारे महत्वपूर्ण टॉपिक को आप लोग कंप्लीट करते चलिए। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, मैं और सारे टॉपिक को यहां पे मैं बता सकता था, लेकिन अभी चूंकि स्टार्टिंग डे है और आप लोग एक ब्रेक के बाद आप धीरे धीरे मेंस की तैयारी में लग रहे हैं, तो एक एक टॉपिक करके आप लोग कंप्लीट करते चलिए। बाकी और भी सेक्शन जो होगा उससे आपको बताया जाएगा। ये तो हो गया आईआर का सेक्शन। अब अदर महत्वपूर्ण नेशनल टॉपिक में देखें तो एमएसपी, लंबे समय से एमएसपी को लेकर मांग चल रही है, उसे आपको कंप्लीट करना है। इलेक्ट्रल बॉन्ड, आप सभी जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 15 फरवरी 2024 ईस्वी को इलेक्ट्रल बॉन्ड को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, यह सवाल आपको पॉलिटी में भी पूछ सकता है और यहाँ पे करंट में भी पूछ सकता है। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो, क्योंकि ये सारे टॉपिक किसी न किसी विषय से संबंधित होंगे, जैसे एमएसपी या ज्योग्राफी इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी पूछ सकता है, करंट में भी पूछ सकता है। इलेक्ट्रल बॉन्ड पॉलिटी में भी पूछ सकता है, यहाँ पर भी पूछ सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन, ये भी आपसे पॉलिटी में पूछ सकता है और यहाँ करंट अफेयर वाले सेक्शन में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसे भी आपको कंप्लीट कर लेना है। ई व्हीकल पॉलिसी, 15 मार्च 2024 ईस्वी को केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा ई व्हीकल पॉलिसी को पारित किया गया है। तो इसके महत्वपूर्ण पक्ष क्या हैं, विशेषताएं क्या हैं, इसे आपको जानना बहुत जरूरी है। स्पेशली शॉर्ट नोट्स के लिए ये सारे टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। शॉर्ट नोट्स, ठीक है, लॉन्ग भी पूछा जा सकता है, लेकिन शॉर्ट नोट्स के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये लॉन्ग के लिए। ठीक है, आरबीआई के 90 साल पूरे हो चुके हैं, तो 90 साल के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण उपलब्धियां उसने अर्जित की है, इन सभी टॉपिक को आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट, मानिए सुप्रीम कोर्ट के भी 75 साल पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो इसे भी आपको देख लेना पड़ेगा। 75 साल की क्या उपलब्धियां रही है, 75 साल के अंतर्गत कौन कौन से महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं, आप भावी सुधार किस प्रकार के देखते हैं, तो इन सभी चीज़ों को करना है।
शेड्यूल कास्ट का उप वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिया गया था, उसके संदर्भ में आरक्षण मामला इसी में जुट जाएगा, तो इसे भी आपको कंप्लीट कर लेना है। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट, ठीक है, रोजगार रपट 2024, ये शॉर्ट नोट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और लद्दाख और छठी अनुसूची, इसे भी आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। बाकी रिसेंट के कुछ टॉपिक को मैं आपके साथ और डिस्कस करूंगा। इतना टॉपिक आप लोग स्टार्ट करें। अब सवाल आता है कि आईआर के लिए आप कंटेंट कहाँ से लाएंगे। तो हमने कल भी वीडियो के माध्यम से आपको डिस्कस किया था कि आईआर के लिए सबसे पहले आप विजन आईएएस मेंस 365 को कवर करें, ठीक है। आज पेड बैच के बारे में जानकारी दे दी जाएगी। हमारा एक मिनिमम फी रख के एक व्हाट्सएप पेड ग्रुप बनाया जा रहा है, उसमें जितने भी नोट्स होंगे इससे सारे सेक्शन से संबंधित पूरे जीएस का जो हमने मॉडल आंसर के रूप में डिस्कस किया पेड आंसर राइटिंग बैच में, तो उन सभी सेक्शन को प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा मैगजीन्स का आर्टिकल प्रोवाइड किए जाएंगे, न्यूज़पेपर के एडिटोरियल प्रोवाइड किए जाएंगे, विभिन्न डेटा जो है अपडेशन का काम कराया जाएगा, वो सभी व्हाट्सएप पेड ग्रुप के माध्यम से कराया जाएगा। तो वहाँ पर इन सभी का PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा मैगजीन्स का, ताकि आप लोग उसे कंप्लीट कर सके, ठीक है। तो अब देखिए विजन आईएएस मेंस 365 में कौन कौन से टॉपिक आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सारे जो टॉपिक हैं वो आपके ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, समझने के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से कोई डायरेक्टली सवाल नहीं आएगा। यहाँ पे डायरेक्ट आप आइए, सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, सॉफ्ट पावर कूटनीति काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसे आपको कवर कर लेना है, ठीक है। इसमें देखिए दिया हुआ ना, डायस्पोरा, सांस्कृतिक कूटनीति यानी कल्चरल, हमने बताया था कि फिल्म हो, खेल हो, ये सभी टॉपिक महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो सॉफ्ट पावर कूटनीति है। सॉफ्ट पावर कूटनीति के बाद अब डायरेक्ट यहाँ पे आ जाइए इंडिया एंड G20, ठीक है। चूंकि G20 समिट काफ़ी पहले 2023 में हुआ था, तो हो सकता है आप डायरेक्टली भारत और G20 समिट से ना पूछे, लेकिन G20 में भारत के क्या रोल है ये तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इसे आपको कंप्लीट कर लेना है। ब्रिक्स का विस्तार, अभी हमने बताया कि ब्रिक्स का विस्तार हुआ है, भारत के पक्ष में है या नहीं है, ब्रिक्स के साथ कौन कौन से भारत के सहयोग के क्षेत्र हैं, विवाद के क्या मुद्दे हैं, तो ब्रिक्स टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इंडो पैसिफिक रीजन अभी हमने बताया, उसे भी आप लोग देख लीजिए। SCO हमने डिस्कस नहीं किया आपके साथ, लेकिन आप SCO को भी कर लीजिए और क्वाड को भी आप लोग कर लेंगे। इंडो पैसिफिक हमने बताया, तो इंडो पैसिफिक का ही एक हिस्सा है क्वाड और IPEF प्लस क्वाड, ये दोनों इंडो पैसिफिक में ही आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि इंडो पैसिफिक इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बिना अधूरा है, ठीक है। तो क्वाड भी आप लोग पढ़ लीजिए, भारत आसियान आप लोग पढ़ लीजिए, राष्ट्रमंडल आपको नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। ये सारे निशान लगाते जाइए आप लोग, या फिर लिखते जाइए एक जगह, ठीक है। अब गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी आपको नहीं पढ़ना है, आइए भी आपको नहीं पढ़ना है। अब आइए नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, अभी हमने बताया, इसको पढ़ लीजिए। चीन का उदय, भारत के लिए खतरा, भारत चीन हमने बताया, उसे आप लोग पढ़ लीजिए। भारत नेपाल पढ़ लीजिए। चूंकि जब आप नेबरहुड फर्स्ट पड़ोसी देशों के साथ संबंध वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो हमने बताया कि सारे संक्षिप्त रूप में आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो भारत नेपाल आप कर लीजिए। तालिबान शासन के तहत भारत अफगानिस्तान संबंध, चूंकि अब जब तालिबान पहले लोकतांत्रिक सरकार थी, तो वहाँ पे भारत का काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा था। बीच में जब तालिबान का शासन आया, तो कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि रिलेशन में ठहराव देखने को मिला, लेकिन अब भारत फिर से एक बार तालिबान के साथ संबंध कायम करने को लेकर दिशा में काम कर रहा है। तो तालिबान शासन के साथ भारत अफगानिस्तान संबंध आपको कवर करना पड़ेगा। भारत मालदीव, अभी हमने बताया कि भारत मालदीव किस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उतने टॉपिक आपको कर लेना है। उसके बाद पश्चिम एशियाई संकट, हमने बताया कि वेस्ट एशिया, चाहे वह इजराइल फिलिस्तीन वार के कारण किस प्रकार से वहाँ से बदलाव देखने को मिल रहे हैं, इजराइल हमास युद्ध, ये सभी इसी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। तो जब वेस्ट एशिया संकट पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि भारत को भी इसमें आपको शामिल करना पड़ेगा। तो भारत और पश्चिम एशिया भी आपको कंप्लीट करना है, यानी कि ये टॉपिक जो है उसे आपको कवर करना पड़ेगा। फिर आपका आता है भारत और दक्षिण कोरिया, नहीं इंपॉर्टेंट है। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया, यह भी इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत और अमेरिका, इसे आप लोग कर लेंगे। भारत और यूरोप, भारत यूरोप ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन भारत और रशिया काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक आप इतना पढ़ेंगे, भारत और रशिया। भारत यूक्रेन नहीं, फ्रांस नहीं, यूके नहीं, इटली नहीं, ये सब टॉपिक नहीं महत्वपूर्ण है। जो कम इंपॉर्टेंट है उस पर आप लोग समय बर्बाद मत करिए, क्योंकि समय आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। एग्जामिनेशन काफ़ी नज़दीक है, मुश्किल से 3 महीनों का समय है, तो समय बेवजह आप लोग बर्बाद ना करें टॉपिक को पढ़ने में। भारत ऑस्ट्रेलिया भी नहीं पढ़ना है, अफ्रीका भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसे आप एक बार देख लीजिएगा, भारत अफ्रीका। हो सकता है कि चूंकि कई सारे अफ्रीकी देशों में भारत के द्वारा लैटिन अमेरिकी देशों या अफ्रीकी देशों उसके साथ संबंध बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा है, ठीक है। तो भारत और अफ्रीका आप लोग एक बार पढ़ लेंगे, और हो सकता है तो शॉर्ट नोट्स आप लोग इसे कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए BRI 10 साल इसके पूरे हो चुके हैं BRI के, तो ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नाटो के 75 साल पूरे हुए हैं और BRI के 10 साल पूरे हुए, तो इसे आपको पढ़ लेना पड़ेगा। ये है ना, नाटो भी दिया हुआ है, इसे भी आप पढ़ लीजिए। ऑकस भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, चूंकि जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है उसमें क्वाड, IPEF
प्लस ऑकस, ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है उसमें, ठीक है। तो इसे आपको पढ़ लेना पड़ेगा। बदलते समय में वैश्विक संस्था, इसे आप लोग देख लीजिए। यूएन हमने बताया, यूएनएससी, उसे आपको कंप्लीट करना है, बाकी ये सब आपको नहीं करना है। ये वाले टॉपिक केवल पढ़ लीजिए इतना, ठीक है। पेज नंबर के ख्याल से आप लोग पढ़िएगा बस। ये आपका फिर पीवाईक्यू आ गया कि पीवाईक्यू में क्या क्या पूछा गया है, ठीक है। तो आप अगर ये मैगजीन आपको चाहिए तो आप ये मैगजीन या तो मार्केट से परचेज कर सकते हो। दूसरा बात, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो, सुदूरवर्ती क्षेत्र में रह रहे हो, या फिर वैसे क्षेत्र में रह रहे हो जहाँ पे मार्केट में मैगजीन अवेलेबल नहीं है, तो आप डायरेक्ट करिए, विजन आईएएस की वेबसाइट है, विजन आईएएस की वेबसाइट पे जाइए, या फिर डायरेक्ट गूगल में विजन आईएएस मेंस 365 सर्च करिए। विजन आईएएस मेंस 365 सर्च करिएगा तो वहाँ पे आपको सेक्शन बटा हुआ मिलेगा पीडीएफ में। पॉलिटी का हो, साइंस एंड टेक का हो, आईआर का हो, इकोनॉमी का हो, या फिर सोसाइटी का हो, जो भी है वहाँ पे आपको सेक्शन मिलेगा। उसमें आईआर के सेक्शन में जाइए और ये पीडीएफ को आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से ये सारे टॉपिक आप लोग कंप्लीट कर ले। जितना जल्दी हो करेंट अफेयर का टॉपिक आप लोग कंप्लीट करते चलें। करेंट अफेयर का टॉपिक जीएस की तरह नहीं है कि हिस्ट्री की तरह 10 टॉपिक आपको पढ़ना कंप्लीट हो गया, नहीं। साइंस एंड टेक में भी आप 10-12 टॉपिक पढ़ेंगे तो आप कर सकते हैं, लेकिन करेंट अफेयर का टॉपिक जो है काफी महत्वपूर्ण होता है और कई सारे इसमें नेशनल इंटरनेशनल के इशूज जो होते हैं वहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और चूंकि अब शॉर्ट नोट्स में पूछने लगा है तो शॉर्ट नोट्स में इसकी ज़्यादा संभावना होती है कि आप डीपली उस टॉपिक को आप कंप्लीट करें, ठीक है। तो हमने इतनी टॉपिक को बताया है, इतना आप लोग पढ़ना शुरू करें। और जो हमने बताया कि मटेरियल्स प्रोवाइड करने के लिए जो पेड बैच होगा उसके बारे में आज शाम तक या फिर कल किसी भी समय में आपको टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल हर जगह आपको जानकारी दे दी जाएगी। अगर आप लोग नए हैं तो यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि इसमें 71वीं बीपीएससी प्रीलिम्स और 70वीं बीपीएससी मेंस, 71वीं के मेंस वाले भी अभ्यर्थी ये सब टॉपिक को करते चलें। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कोई अलग से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाएँ @ISPC सेंटर। यहाँ पर आपको विभिन्न मटेरियल आपको निःशुल्क प्रोवाइड कराए जाते हैं, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि ये सारे जो वीडियो हैं आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण साबित हो रहे होंगे। फिर भी कोई अगर डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग डाउट को जरूर कमेंट करें। आप सभी का की जो समस्या होगी उसका निराकरण कर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।